हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी में। आज हम जो क्लास 6 का चैप्टर 1 जो हम लोगों ने पहले वीडियो में कवर किया है, उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसे इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अतीत के बारे में कैसे जानें? तो अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अब अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे? इसके बारे में जो तरीका अपनाया गया है वो है कि पुस्तकों को ढूंढना और जो अतीत में पुस्तकें लिखी गई हैं उन्हें ढूंढना और उसको पढ़ना। तो ये पुस्तकें जो है हाथ से लिखी हैं, जिसके कारण इसे पांडुलिपि भी कहा जाता है। और ये जो पांडुलिपि शब्द जो प्रयुक्त हो रहा है ये अंग्रेजी के मैन्युस्क्रिप्ट शब्द से आया है, और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है वो लैटिन के मेनू शब्द से बना है। तो इसे आप अपने ये में लिख सकते हैं नोट में कि हाथों से लिखी होने के कारण पांडुलिपि क्या है, तो हाथों से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि है। और ये अंग्रेजी के मैन्युस्क्रिप्ट शब्द से बनी है, और जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है वो लैटिन के मेनू शब्द से निकला है। और ये किस चीज़ पे लिखी जाती थी? तो ताड़पत्रों या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल के से तैयार भोज पत्र पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वर्ड्स हैं, जिसे आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक ये दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, जिसे कि आप देख सकते हैं यही वो भोज पत्र है और ये पांडुलिपि है। अब आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। तो ये जो बहुत सारी पांडुलिपि जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं या नष्ट हो गए हैं, और जो बची हुई पांडुलिपियां हैं वो मंदिरों या बिहारों से प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद फिर आता है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो यहाँ देखिए 3 जिन भाषाओं का जिक्र किया गया है उनके बारे में हम देख सकते हैं क्या कौन कौन सी भाषाएं हैं कि महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी। इनमें से कई संस्कृत में हैं। जो महाकाव्य, कविता या नाटक है वो किस में लिखे मिलते हैं? संस्कृत में। और जबकि अन्य जो है प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे मिलते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि जो प्राचीन काव्य या नाटक या कविताएं जो थी वो संस्कृत में लिखे होते थे, जबकि अन्य जो है वो प्राकृत और तमिल में लिखे होते थे। और प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो आम लोग करते थे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। अब आता है यहाँ पे अभिलेख। अभिलेख क्या था? ये ऐसे लेख होते थे जो पत्थर अथवा धातु जैसी कुछ कठोर चीज़ें होती थी उस पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। और कभी कभी ये शासक जो अथवा अन्य लोग जो हैं अपने आदेशों को इस तरह से उत्कृत करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका नियम पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। यानी कि जो समृद्ध लोग होते थे वे लोग अपने कार्यों को भी प्रशंसा के ख्याल से अभिलेखों के द्वारा उत्कीर्ण करवाते थे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अगर उदाहरण के रूप में हम लोग देखें तो जो शासक होते थे जो लड़ाई करते थे और उसमें जो विजय उनको हासिल होती थी उसका उल्लेख भी वो अभिलेखों पर करते थे ताकि लोग इसे पढ़ें और उस राजा के विजय गाथा को गा सकें।
इसके बाद आता है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। अब है कि इस तरह की बहुत सारी वस्तुएं जो है अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई और इनका जो अध्ययन करते थे, जो बाद में इसका अध्ययन करने लगे, उसे पुरातत्वविद कहा जाता था। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, पुरातत्वविद का मतलब क्या होता है। तो जो अभिलेखों को पढ़ते हैं या पुरानी चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं, पुरानी वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, अब कौन से चीज़ों को वो करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो अब जो पुरातत्वविद होते हैं वो इन कठोर सरफेस पे जो लिखे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और जो खुदाई से जो प्राप्त होते हैं उनका, सिक्के हो या बर्तन के टुकड़े हो या इमारतों के अवशेष हो, इन सभी चीज़ों का वे अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं ज़्यादातर, और वनस्पति के अवशेष जो है मिलना मुश्किल हो जाता है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, और इसी तरह अगर अन्न और लकड़ी के टुकड़े अगर जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में बच जाते हैं। होगा पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व से यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो हम लोग जब ये जो तिथि 2000 वर्ष जो यहाँ पे कह रहे हैं, वो तात्पर्य उसका क्या है कि ईसा मसीह का जो जन्म है उसके पहले का बताया जा रहा है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथि जो है ईसवी पूर्व में लिखी जाती थी, लेकिन जब उनका जन्म हो जाता है और उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसे हम लोग ईसवी में लिखते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है। और इस पुस्तक में जो आरंभिक बिंदु जो माना गया है वो क्या है, वो 2000 ईस्वी है। तो ये भी आप अपने शॉर्ट पॉइंट्स में नोट कर सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसवी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया है BC, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ईसवी पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय, जिसका तात्पर्य क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ये हम लोगों ने पहले जान लिया है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो होगा वो बिफोर क्राइस्ट BC होगा, और या फिर हिंदी में उसे हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं। कभी कभी हम तिथियों में क्या देखते हैं, AD देखते हैं। AD हिंदी में ईस्वी लिखा रहता है, तो ये कब का है, जब ईसा मसीह का जन्म हो जाता है उसके बाद का जो समय है उसको हम लोग AD में या फिर हिंदी में ई लिखते हैं। और यहाँ जो AD है उसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, और ये 2 लैटिन शब्द से बना है। एनो डोमिनी क्या है, 2 लैटिन शब्द हैं, और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से स्टार्टिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं एनो डोमिनी। फिर आता है कभी कभी AD की जगह CE
तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। अब क्या है कि कभी कभी AD जो है एनो डोमिनी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से जो है उसकी जगह पे CE लिखा होता है, या BC की जगह पे क्या लिखा होता है, BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, यहाँ CE जो है उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, और BC जो है उसका अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ, और जो भारत में जो इन तिथियों का प्रयोग शुरू हुआ है लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ ये हो चुका है। कौन सा, तो ये 20 जो हम लोगों ने कॉमन एरा पढ़ा वो, या फिर जो हम लोग AD लिखते हैं वो, इन तिथियों का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ है, तो 200 वर्ष पहले से ही ये आरंभ हो चुका है भारत में। फिर है कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। और अब हम क्या देखते हैं कि कहीं कहीं BP का भी प्रयोग होता है जिसका अर्थ क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है लगभग यहीं समाप्त हो रहा है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ और दिया हुआ है कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक कस्बा है, यहाँ से उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी और मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे कारतूस कहा जाता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मैचिंग, निम्नलिखित का सुमेल करो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया हुआ है उसमें हम नर्मदा घाटी है, तो नर्मदा घाटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो ये सबसे पहले आखेटक और संग्राहक जगह जो था वो था नर्मदा घाटी। फिर मगध जो है वो था पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियाँ जो है वहाँ पे आरंभिक कृषि की गई थी गारो पहाड़ियाँ में। फिर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये प्रथम नगर यहाँ बस विकसित हुए थे। फिर गंगा घाटी है, तो गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर बसे थे। तो इसे हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि जो नर्मदा है वो पहला नंबर ये हो गया। फिर मगध है दूसरा बड़ा राज्य, गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि तीसरा नंबर। फिर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर, और गंगा घाटी हो गया 2500 वर्ष पूर्व के नगर। तो ये यहाँ पे हो गया मैचिंग। इस तरह से आप लोग मैचिंग कर लेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो पांडुलिपियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ताड़पत्रों या भोज पेड़ की छालों, जो भोजपत्र तैयार किए जाते थे छालों से, उसके ऊपर जो हाथ से लिखी जाती थी उसे पांडुलिपि कहा जाता था। और इन पांडुलिपियों को जहाँ सुरक्षित रखा जाता था, वो पांडुलिपि कहलाता था। अभिलेख क्या होते थे, तो जो कठोर सतहों या तो पत्थर पे या फिर धातु की कठोर सतहों पे जो अक्षर या जो कुछ लिखा जाता, जो कुछ उत्कीर्ण करवाया जाता था उसे अभिलेख कहा जाता था। तो पांडुलिपि हो गया जो हाथ से लिखा गया हो, और भोजपत्रों या ताड़पत्रों पे लिखा जाता था। और अभिलेख जो होते थे उसे कठोर सतहों या तो पत्थरों पे या फिर धातुओं पे लिखी जाती थी। ये अंतर है इन दोनों में। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर मिले हैं 4700 वर्ष पूर्व। फिर गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य जो मिला है वो 2500 वर्ष पूर्व विकसित हुआ था। और जो वर्तमान जो आधार रेखा बनाया गया है इस इतिहास की पुस्तक में वो है 2000 वर्ष पूर्व। तो ये जो है आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियाँ दिया, जिसका जिक्र हम लोगों ने पहले चैप्टर में कर चुका है। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।